friends, I hope you all are well. In today's video, we will continue with the same topic that is ल्यूकोप्लेकिया। हम इस टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे कि अगर ये आपके थ्योरी पेपर में आता है तो आप इजीली अपना आंसर लिख सको। तो इसे हम इन मेन हेडिंग्स के अंडर में कवर करेंगे। पहला डेफिनेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड एपिडेमियोलॉजी। ये सब कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। देन एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस क्लिनिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल दोनों बेसिस पे बनेगी। एंड लास्ट पार्ट मैनेजमेंट। ओके, हम इन 7 हेडिंग्स के अंडर अपना टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ल्यूकोप्लेकिया के टर्म से ही हमें पता चलता है, ल्यूको मीन्स वाइट एंड प्लेकिया मीन्स पैच, कि ये वाइट पैच है। ओके, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। वैसे तो ल्यूकोप्लेकिया की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, बट मैंने यहाँ पे 2 ही सेलेक्ट की है। एक तो मुझे शेफर्स से मिली और दूसरी जो लेटेस्ट है, रिवाइज्ड WHO डेफिनेशन। WHO ने पहले भी एक डेफिनेशन दी थी 1978 में, बट उसने अपनी डेफिनेशन को रिवाइज़ किया 2007 में। तो मैं लेटेस्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ। इन डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशंस आप ज़रूर अच्छे से वर्ड टू वर्ड मगअप कर लेना, क्योंकि अगर थ्योरी पेपर में नहीं तो वाइवा में तो ज़रूर पूछेगा। सो इसलिए आपको डेफिनेशन आना चाहिए। सो एक्सेल एट ऑल ने 1996 में जो ल्यूकोप्लेकिया की डेफिनेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग leukoplekia is a predominantly white lesion of the oral mucosa that cannot be characterized as any other definable lesion. Some oral leukoplekia will transform into cancer. See, इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? वाइट लीजन, ये हमें इसके टर्म से ही पता चल गया है कि इट इज़ अ वाइट पैच और अ वाइट लीजन। ओके, सेकेंड थिंग जो इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज एनी अदर डिफाइनेबल लीजन। डिफाइनेबल लीजन क्या होते हैं? जैसे कि कोई ट्रॉमेटिक लीजन है, जैसे कोई शार्प टूथ है मुँह में, जैसे म्यूकोसा पे कुछ लैसरेशन हो रहा है, चीक बाइट हो रहा है, या फिर पेशेंट डेंचर वियरर है, डेंचर पहन रहा है, डेंचर की वजह से उसको कहीं पे ट्रॉमा हो रहा है, जिससे कि हाइपर केराटिनाइजेशन हो रहा है। तो ल्यूकोप्लेकिया किसी और डिफाइनेबल लीजन में कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। इसकी जो डायग्नोसिस है वो एक्सक्लूजन बेसिस पे बनती है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है WHO की रिवाइज डेफिनेशन, लेटेस्ट 2007 की है ये। इट इज़ अ वाइट पैच ऑफ क्वेश्चनेबल रिस्क हैविंग एक्सक्लूडेड अदर नोन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स दैट कैरी नो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। सो इसने भी वही कहा, इट इज़ अ वाइट पैच ऑफ क्वेश्चनेबल रिस्क हैविंग एक्सक्लूडेड अदर नोन डिजीजेज। मैंने बताया आपको इसकी डायग्नोसिस एक्सक्लूजन बेसिस पे बनती है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूँगी। नोन डिजीजेज यहाँ पे बेसिकली वाइट लीजन्स की बात करी जा रही है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ओरल कैविटी में बहुत सारे वाइट लीजन्स होते हैं। सो उसको हम ल्यूकोप्लेकिया को उन दूसरे वाइट लीजन से एक्सक्लूड करके उसको रूल आउट करते हैं। एंड दैट कैरी नो इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। जो दूसरे लीजन्स हैं वो उसमें इतना ज़्यादा कैंसर का रिस्क नहीं होता है जितना कि ल्यूकोप्लेकिया में होता है। सो ल्यूकोप्लेकिया इज़ अ वाइट पैच ऑफ questionable risk having excluded other known diseases or disorders that carry no increased risk of cancer. आपको इसे मगअप करना होगा। आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाई हूँ डेफिनेशन को। एक तो आपको याद होनी ही चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे दिए गए हैं, बट मैंने जो यहाँ मेंशन किया है वो लेटेस्ट WHO का क्लासिफिकेशन है। ये जैसे कि डेफिनेशन 2007 में आई थी, क्लासिफिकेशन भी 2007 में आया। सो जो ल्यूकोप्लेकिया है वो क्लासिफाई हो सकता है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस या फिर नॉन होमोजेनस में। होमोजेनस क्या होते हैं? सिंपल पैचेस, सिंपल कंप्लीटली वाइट पैच। ओके, आपको वीडियो में इमेज दिख रही होगी। सो ये सिंपल वाइट पैच होते हैं, वेल डिमार्केटेड होते हैं और आइडेंटिकल पैटर्न शो करते हैं थ्रू आउट द लीजन। एक बात याद रखिएगा, वेल डिमार्केटेड ये सिर्फ ल्यूकोप्लेकिया में कंपेयरिंगली हेट्रोजेनस ल्यूकोप्लेकिया से है। बट अगर हम इसको दूसरे वाइट लीजन से कंपेयर करेंगे, जैसे कि लाइकन प्लेनस, तो लाइकन प्लेनस
इज़ मोर वेल डिमार्केटेड, मतलब ये इसका जो आउटलाइन होगा वो अच्छे से नॉर्मल म्यूकोसा और जो लीजन है उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप, बट कंपेयरिंगली ल्यूकोप्लेकिया में नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो लाइकन प्लेनस में एरिथमेटस बॉर्डर फॉर्म होता है जो कि ल्यूकोप्लेकिया में नहीं फॉर्म होता है, और यही दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। जब हम लाइकन प्लेनस पढ़ेंगे तो फिर इसको और डिटेल में देखेंगे। ओके, सो आपने देखा कि जो होमोजेनस पैटर्न होता है वो वाइट, टोटली वाइट होता है, वेल डिमार्केटेड होता है, और एक जैसा पैटर्न थ्रू आउट द रीजन शो करता है। ये स्मूथ और थिन भी हो सकता है या फिर लेदरी हो सकता है, फिशर्ड भी होता है जिसकी वजह से ये क्रैक मर्ड अपीयरेंस भी देता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोजेनस या फिर नॉन होमोजेनस ल्यूकोप्लेकिया। इसे एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एरिथ्रोप्लेकिया नहीं है, एरिथ्रोप्लेकिया इज़ अ डिफरेंट टर्म, एरिथ्रोप्लेकिया ये नहीं है। ठीक है, ये दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया है। ये इसलिए कहते हैं, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। ओके, इसका मतलब रेड होता है। सो ये कम्प्लीटली वाइट पैच नहीं होता है, इट इज़ अ वाइट पैच और ब्लैक इंटरमिंगल्ड विथ रेड एलिमेंट्स। इसमें रेड और वाइट मिक्स लीजन होता है। ठीक है, इसके कई टाइप्स होते हैं। स्पेकल्ड, आपको इमेज दिख रही होगी। नोड्यूलर, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, इसे पैपिलरी भी कहते हैं। वेरिकस या प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया। वेरिकस का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करते हैं ल्यूकोप्लेकिया इस केस में, और प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया इसी का एग्रेसिव फॉर्म है। इन दोनों के केस में मैलिग्नेंट कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये हाई रिस्क वाले लीजन है। ठीक है, वैसे तो सारे ही हेट्रोजिनस लीजन्स जो हैं होमोजिनस के कंपेरिंगली हाई रिस्क वाले लीजन्स होते हैं, इसमें मैलिग्नेंट कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होमोजिनस ही होते हैं, लीस्ट कॉमन वेरिकस होते हैं, और पीवीएल जो है बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसमें मैलिग्नेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अदर देन दिस शार्प एटॉल ने शार्प एटॉल ने ल्यूकोप्लेकिया को 3 स्टेजेस में डिवाइड करा था। 3 स्टेजेस। इसके अकॉर्डिंग ल्यूकोप्लेकिया अर्लीस्ट, लेट और प्रोग्रेसिव लीजन में डिवाइडेड है। अर्लीस्ट वो लीजन होते हैं जो नॉन पाल्पेबल होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं थोड़े। लेट लीजन पाल्पेबल होते हैं और स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं। और प्रोग्रेसिव लीजन जो थिक वाइट लीजन होते हैं, थिक वाइट, उन्हें कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस शार्प एटॉल ने बताया था, बट मैं इसे बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक का मैं रेफरेंस ले रही हूँ, बुक में इसे मेंशन नहीं किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको बताया था, प्रिवेलेंस, डिजीज़ का क्या प्रिवेलेंस होता है उसके रिलेटेड डेटा यहाँ पे हम बताते हैं। सो ग्लोबली जो इसका प्रिवेलेंस है इस डिज़ीज़ का, ल्यूकोप्लेकिया का, वो 2.6% है। मैंने बताया था एज, जेंडर जो है हम क्लिनिकल फीचर में लिखते हैं, बट वो तब लिखते हैं जब हम ये वाला हेडिंग नहीं डालते हैं। अगर हम एपिडेमियोलॉजी डाल रहे हैं तो एज, किस एज में डिजीज़ ज़्यादा प्रिवेल करती है, और जेंडर यहाँ पे हमें इसी हेडिंग में बताना होगा। ओके, सो एज हमें मोस्टली ये ओल्ड एज में दिखता है। इसका फैक्टर टोबैको च्यूइंग होता है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर। तो जब काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट इसी हैबिट पे रहता है, टोबैको की हैबिट पे, तो फिर ल्यूकोप्लेकिया के केसेस दिखाई पड़ते हैं। पीक पीक जो है, मैक्सिमम केसेस इस एज में आते हैं, वैसे ये 30 इयर्स के बाद भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और जेंडर इंडिया में मोर कॉमनली मेल में होता है क्योंकि मेल में टोबैको च्यूइंग की हैबिट ज़्यादा होती है कंपेयरिंगली। हाउएवर अभी थोड़ा सा क्योंकि फीमेल्स भी इस तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए ये जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है और इक्वल हो रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी 1:1 का रेशियो है, मेल इज़ टू फीमेल इक्वली इस हैबिट में इन्वॉल्व है, तो उसमें ये रेशियो सेम है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल ल्यूकोप्लेकिया इन इंडिया अकर इन टोबैको यूज़र्स। ठीक है, मतलब इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर टोबैको ही माना जाता है। ठीक है, स्मोकिंग हैबिट, जैसे कि दो तरह के टोबैको होते हैं, एक चिविंग और एक स्मोकिंग।
तो स्मोकिंग वाले केस में ये ज़्यादा पाया गया है। और इसका जो रिलेशनशिप है वो डोज डिपेंडेंट है, कौन कितना ज़्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी से टोबैको खा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें उतना ज़्यादा ल्यूकोप्लेकिया का और कार्सिनोमा का चांस होता है। ऑल्सो 16 to 62% ऑफ ओरल कार्सिनोमा आर फाउंड एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया। और ल्यूकोप्लेकिया में जो मैलिग्नेंट कन्वर्जन रेट होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन इनटू मैलिग्नेंसी, वो 3 to 6% होता है। ओके, बिलो 30 ईयर्स ल्यूकोप्लेकिया बहुत इनफ्रीक्वेंटली मिलता है, कॉमन नहीं होता है। ओके, एंड जो ये ल्यूकोप्लेकिया है मैक्सिमम साउथ इंडिया में पाया जाता है, केरला बुक में मेंशन था। ओके, अब बात करते हैं एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस की। एटियोलॉजी जैसे मैंने बताया, इसका जो कॉज है, मेन कॉज जो है टोबैको ही माना गया है। और पैथोजेनेसिस मतलब डिज़ीज़ कैसे हो रहा है, तो इसके लिए जेनेटिक इवेंट्स को रिस्पॉन्सिबल कहा गया है, जिसमें एक्टिवेशन, डिलीशन या इंजरीज टू सप्रेसर जीन एंड डीएनए रिपरेटिव जीन्स देखा गया है। सो जो मेन कार्सिनोजेन है वो टोबैको है, जो म्यूकोसा को इरिटेट करके हाइपर केराटिनाइजेशन इंड्यूस करता है। ओरल म्यूकोसा को अगर कोई भी फैक्टर कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा है, जैसे कि कोई भी फैक्टर, कोई केमिकल हो सकता है या कोई मैकेनिकल फैक्टर, तो ओरल म्यूकोसा खुद को अडाप्ट करने की कोशिश करती है थ्रू हाइपर केराटिनाइजेशन। ठीक है, केराटिनाइजेशन अपर लेयर में केराटिन फॉर्म करके ये अडाप्ट करने की कोशिश करती है। सो टोबैको भी यही काम कराता है, हाइपर केराटिनाइजेशन कराता है, जिससे कि वाइटिश अपीयरेंस आता है। ठीक है, इससे गुप्ता एटॉल ने बताया कि अगर इस टोबैको का यूज़ बंद कर दिया जाए तो जो ओरल म्यूकोसा है वो रिवर्ट होके नॉर्मल कंडीशन में चली जाएगी। मैंने बताया था आपको कि जो डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं वो भी रिवर्सिबल होते हैं, तो ओरल म्यूकोसा के नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट कंडीशन इज़ कि जो टोबैको की हैबिट है पेशेंट को उसे छोड़ना होगा। ओके, अगर पेशेंट नहीं छोड़ पाता है या नहीं छोड़ता है तो प्रोलॉन्ग यूज़ से जीन में म्यूटेशन होता है और फिर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। सो ये रीज़न है कि मैलिग्नेंसी कॉज होती है ल्यूकोप्लेकिया से। ल्यूकोप्लेकिया के दूसरे भी कॉजेटिव फैक्टर बताए गए हैं, जैसे कि अल्कोहल या फिर कैंडिडा, बट इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे। ल्यूकोप्लेकिया में एक चीज़ और पाई गई है कि जो सीरम लेवल होता है विटामिन ए, B12, C, बीटा कैरोटीन एंड फोलिक एसिड, ये डिक्रीज़ हो जाता है। सीरम में इनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।